आज का पहला क्वेश्चन, किस मंगोल आक्रमणकारी के विरुद्ध लड़ते हुए जफर खां मारा गया था? किस मंगोल आक्रमणकारी के विरुद्ध लड़ते हुए जफर खां की मृत्यु हुई थी? चार ऑप्शन हैं: कादर, कुतलुक ख्वाजा, अली बेग और तारगी। हम एक एक ऑप्शन से व्याख्या करते हुए देखेंगे। ये क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति जफर खां। जफर खां कौन था? ये अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। ये क्वेश्चन में है कि मारा कब गया था, किस मंगोल आक्रमणकारी के खिलाफ लड़ते हुए मारा गया था। इसका सही उत्तर है कुतलुक ख्वाजा। अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ पहला आक्रमण करने वाला मंगोल था कादर। अगर क्वेश्चन पूछता है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में पहला मंगोल आक्रमणकारी कौन था, वो कादर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर कुतलुक ख्वाजा होगा। अब बात, कुतलुक ख्वाजा कौन था? कुतलुक ख्वाजा का आक्रमण कब हुआ था? कुतलुक ख्वाजा मंगोल आक्रमणकारी जो उस समय मंगोलों का राजा था, उसका नाम था दावा खां। इसी का पुत्र था कुतलुक ख्वाजा। कुतलुक ख्वाजा इसका पुत्र था। दावा खां का पुत्र कुतलुक ख्वाजा था। अब कुतलुक ख्वाजा एक विशाल सेना के साथ अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में आक्रमण करने आया था। इसके पास लगभग 2 लाख सैनिक थे। 2 लाख सैनिकों के साथ आक्रमण करने आया था। जब ये भारत में आक्रमण करने आया, अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण पश्चिमी भारत से लगभग गुजरात के आसपास से सैन्य अभियान करके लौटा था। उसकी सेना लगभग सभी थक चुकी थी। उस कुतलुक ख्वाजा के खिलाफ जब सैनिक अभियान करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी था, तो उसके पास इतनी सैन्य व्यवस्था नहीं थी कि वो इस आक्रमण का सामना कर सके। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने हार नहीं मानी। उसके पास 4 ऐसे सेनापति थे, जफर खां, तुगलक खां और 2 सेनापति थे जो इतने बहादुर थे, किसी भी मंगोल आक्रमणकारी से लड़ने में सक्षम थे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी का कोतवाल, उस समय अलाउद्दीन खिलजी का कोतवाल अलाउल मुल्क था। अलाउल मुल्क ये दिल्ली का कोतवाल था। यही एक ऐसा इंसान था जो अलाउद्दीन खिलजी से बात कर सकता था, उससे सलाह दे सकता था। इसके अलावा कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो अलाउद्दीन खिलजी को सलाह दे सके। इसने यह सलाह दी थी कि अलाउद्दीन खिलजी तुम जाओ, इससे कुतलुक ख्वाजा से संधि कर लो। संधि ना करो तो इधर उधर की बातें करो, कुछ 2-3 महीने के लिए युद्ध टाल दो। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी नहीं माना, वह युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। इसी युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि जो सैनिक एक मंगोल सैनिक का सिर लाएगा, एक मंगोल सैनिक का सिर लाएगा, उसको हम 1 चांदी का टंका देंगे। 1 चांदी का टंका उस समय प्रचलित मुद्रा थी। 1 सिर के बदले 1 चांदी का टंका देने के लिए अलाउद्दीन खिलजी राजी हो गया। जफर खां को अलाउद्दीन खिलजी ने सेना का नियंत्रण देके इसको भेजा। जफर खां इतना ताकतवर, इतना क्षमता सेनापति था कि ये कुतलुक ख्वाजा के 2 लाख सैनिकों को एक युद्ध में पराजित कर दिया। कुतलुक ख्वाजा अपनी सेना के साथ पीछे हटा, ये काफ़ी दूर चला गया। इसका पीछा करते हुए जफर खां सैनिकों के साथ काफ़ी दूर तक चला गया। लेकिन ये वापस आते हुए इसके काफ़ी सैनिक थक गए थे, बीच में ही रुक गए। कुछ ही सैनिकों के साथ जफर खां इसका पीछा करते हुए गया था। लेकिन बात ये थी कि ये जफर खां ने सोचा कि हम इसका तुगलक ख्वाजा का पीछा करते हुए जा रहे हैं, हमारे पीछे अलाउद्दीन खिलजी की सेना भी आती होगी। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा नहीं किया, उसने सेना नहीं भेजी। यह जफर खां मंगोल सेना से चारों तरफ से घिर गया। हुआ ये कि ये उसी युद्ध में जफर खां मारा गया। कुतलुक ख्वाजा से लड़ते हुए जफर खां मारा गया। इसका उत्तर भी होगा। अब बात ये पड़ती है, जफर खां के खिलाफ अलाउद्दीन खिलजी ने सेना क्यों नहीं भेजी? अलाउद्दीन खिलजी जफर खां से भयभीत था या शंका करता था कि इसके पास इतनी सेना है, इस सेना का निरीक्षण करता है, सेनापति है, बढ़िया ताकतवर आदमी है, इसलिए इसका मर जाना ही हमारे लिए ठीक है, हमारे सत्ता के लिए ठीक रहेगा। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिक सहायता नहीं भेजी थी। कुतलुक ख्वाजा का आक्रमण कब हुआ था? ये आक्रमण किया था 1299 ईस्वी में।
ये क्वेश्चन बनता है उसका। कुतुब ख्वाजा भारत पर कब आक्रमण किया था? 1299 में। मंगोलों का पहला आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी। मंगोल आक्रमणकारी कौन था? कादरी। ही दो क्वेश्चन बनता है जी, मंगोलों से बनता है। आइए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन, सही क्रम से सजाइए। इसको सही क्रम से सजाना है। आइए देखते हैं। पहला, इंडिया होम रूल लीग की स्थापना। इंडिया होम रूल लीग की स्थापना ये लंदन में हुई थी। लंदन में हुई थी 1905 ईस्वी में। इसके संस्थापक थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा। ये क्रांतिकारी आंदोलन था। ये लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा स्थापित किया गया था। इसमें जो भी भारत के लोग जाते थे इंग्लैंड पढ़ने या किसी और गतिविधि के लिए, तो एक हॉस्टल के तौर पर काम करता था इंडिया होम रूल लीग। इसके संस्थापक श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट। कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट कर्जन के शासनकाल में हुआ था। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में आया था। ये था 1999 ईस्वी में। इसके द्वारा कर्जन ने जो निर्वाचित लोकसभा वो विधानसभा या विधान परिषद होती थी उस समय, कर्जन ने निर्वाचित सदस्यों की संख्या कम कर दी थी। निर्वाचित सदस्यों की संख्या कम कर दी और गवर्नर जनरल के द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या बढ़ा दी। मनोनीत सदस्यों की संख्या बढ़ा दी। इससे यह हुआ कि क्रांतिकारी गतिविधियाँ काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, जिसके द्वारा कर्जन ने एक एक्ट के द्वारा सोचा कि हम इसको हम कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट को हम अपने नियंत्रण में ले लें। हमारे द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या ज़्यादा होगी तो हम जो चाहे वो कर सकेंगे। इसीलिए एक कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट लाया गया लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1999 में। सॉरी ये 1899 में है, हम 1999 कर दिए थे। 1899 इसको सही कर लेना। 1899 में लॉर्ड कर्जन ने एक कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट लाया था। ये विश्वविद्यालय एक्ट को भी कर्जन ने ही लाया था। उस समय क्रांतिकारी गतिविधियाँ ज़्यादा हो रही थी। जो उच्च शिक्षा प्राप्त करके जो भी लोग निकलते थे वो क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो जाते थे क्योंकि ये पढ़े लिखे होते थे। हर जगह जा के भारत को स्वतंत्र कराने के लिए ये राजनीतिक पार्टियां बनाते थे और क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो जाते थे। ये कलकत्ता विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने ही पारित किया था। इसी के द्वारा इसलिए पारित किया था कि क्रांति के जो भी पढ़ लिख कर जा रहे हैं, अब अधिक से अधिक क्रांतिकारी गतिविधियों को कम करने के लिए कलकत्ता विश्वविद्यालय अधिनियम लाया गया था कि इसमें से ज़्यादा लोग, क्योंकि भारतीय लोग उच्च शिक्षा ना प्राप्त कर सके। अनुशीलन समिति की स्थापना 1902 ईस्वी में हुई थी। अनुशीलन समिति ये भी क्रांतिकारी संगठन था। तो इस तरह इसका उत्तर होगा सबसे पहले 1899 में लॉर्ड कर्जन। कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट 24, तो यही होगा सबसे पहले 24-13। सबसे पहले आएगा 2, उसके बाद आएगा अनुशीलन समिति 4, उसके बाद आएगा
विश्वविद्यालय अधिनियम 3 फिर 1 24 13। इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन, आज का तीसरा क्वेश्चन, सही सुमेलित कीजिए। अंग को अंग विजय महापद्मनंद, कौशल विजय बिंबिसार, वत्स विजय अजातशत्रु, कलिंग विजय शिशुनाग। एक दूसरे को सुमेलित करना है। आइए देखते हैं। पहला है अंग विजय। अंग की विजय बिंबिसार ने की थी। अंग विजय, ये बिंबिसार हर्यक वंश का शासक था। बिंबिसार ये हर्यक वंश का शासक था। इसने सबसे पहले अंग विजय की थी। इसके अलावा बिंबिसार की नीति थी, जो शासक अपने से मजबूत हो उनसे मित्रता कर लीजिए। बिंबिसार के दो मित्र थे, एक अवंती का शासक था। अवंती का शासक, इसने अपने राजवैद्य जीवक को जब चंड प्रघोत को जॉइंटिस या पीलिया हुआ था तो भेजा था। अवंती के शासक थे चंड प्रघोत। तो इनको पीलिया हुआ था, इसलिए जीवक बिंबिसार का राजवैद्य था। बिंबिसार गया इनके दरबार में, इनका इलाज किया। अवंती का शासक ठीक हो गया और उससे पैसा भी काफ़ी लिया था। और दूसरे थे कांधार का राजा, कांधार के शासक, जो जिसकी राजधानी तक्षशिला से थी। तक्षशिला थी, वहाँ का राजा पुष्कर सारिन था। काफ़ी ताकतवर राजा था पुष्कर सारिन था यहाँ का राजा। इसने दो से अवंती के शासक और तक्षशिला के शासक से दोस्ती की और तक्षशिला को पर विजय कर लिया। और इसके अलावा इसने एक नीति और की थी, विवाह, जहाँ से 3 लोगों से विवाह किया था और तीनों से मित्रता कर लिया था। इसलिए अंग विजय पहले का 1-2 हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरा, कौशल विजय। कौशल की विजय अजातशत्रु ने की थी। अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। इसने अपने पिता को मारकर, अजातशत्रु ये बिंबिसार का पुत्र था, इसने अपने पिता को मारकर हर्यक वंश पर अधिकार कर लिया था। इसलिए बिंबिसार ने कौशल से अपना विवाह संबंध बनाया था, जिसका नाम कौशला देवी था। बिंबिसार की एक पत्नी कौशला देवी थी, जो यहाँ की राजकुमारी थी। विवाह में कौशल का राजा प्रसेनजित काशी को दहेज में दिया था। जब अजातशत्रु ने बिंबिसार को मार दिया तो प्रसेनजित ने काशी जो दिया था दहेज में उसको वापस ले लिया। इसलिए अजातशत्रु काफ़ी नाराज हुआ। उसने काशी पर या कौशल पर आक्रमण कर दिया और कौशल को जीत लिया। इससे यह हुआ कि अजातशत्रु काशी पर अधिकार कर लिया। इसके अलावा प्रसेनजित की एक पुत्री थी वाजिरा से अजातशत्रु का विवाह भी हो गया। काशी दहेज में भी मिला, अजातशत्रु का वाजिरा से विवाह हो गया। इसलिए बी का 3 हो जाएगा। अब आ गया वत्स विजय। वत्स की विजय शिशुनाग ने की थी। कलिंग की विजय महापद्मनंद ने की थी। D=1। महापद्मनंद, इसका उल्लेख मिलता है खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से। हाथी गुम्फा अभिलेख वर्तमान में उड़ीसा में है। यह प्राकृतिक भाषा में लिखा गया है। हाथी गुम्फा अभिलेख
हाथी गुम्फा अभिलेख से। ये प्राकृत भाषा में है, इसकी भाषा है प्राकृत की भाषा प्राकृत है। इस हाथी गुम्फा का लेखक या राजा कौन था? खारवेल। इसमें यह उल्लेख किया गया है कि महापद्मनंद कलिंग का विजय किया था। कलिंग विजय के साथ वहाँ पर जैन धर्म के एक अनुयायी थे, उनकी मूर्ति लेकर अपने साथ ले गया था और साथ में कलिंग में एक नहर का भी निर्माण कराया था। नहर का निर्माण करने वाला, भारत में नहर का निर्माण करने वाला एक पहला शासक था। भारत में नहर का निर्माण करने वाला महापद्मनंद पहला था। पहली बार नहर का उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में ही मिलता है। इसकी भाषा प्राकृत है। ये खारवेल का अभिलेख है। खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। ये इससे 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। जो खारवेल, ये चेदी वंश का, इसका वंश चेदी था, चेदी वंश का, खारवेल का, इसलिए इसका हो जाएगा डी का 1। इसलिए 2 3 4 1, 2 3 4 1, इसका उत्तर होता है ए। इसलिए इसका पहला उत्तर होगा ए सही है इसमें। आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। आज का चौथा क्वेश्चन, सही क्रम से सजाइए। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना, केंद्र में 2 सदनात्मक विधानमंडल की स्थापना, पूर्ण स्वाधीनता दिवस का आयोजन, अखिल भारतीय छुआछूत संघ की स्थापना। आइए देखते हैं, इसको सही से सजाना है। सनवाइज कौन किस सन में किसका गठन हुआ था? पहला है राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना। हम 1 नंबर से चलते हैं। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना, इस समिति की स्थापना 1938 में की गई थी। इसकी स्थापना क्यों की गई थी? जब सुभाष चंद्र बोस पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, तब अध्यक्ष बनने के बाद इन्होंने एक प्रस्ताव लाया कांग्रेस अधिवेशन में कि पूरे देश के लिए एक राष्ट्रीय योजना होनी चाहिए, जिसमें हम पूरे देश के लिए कोई नया कार्य करें और पूरे देश को उसमें शामिल करें। इस योजना समिति की स्थापना 1938 में हुई थी। सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू के दौरान। सुभाष चंद्र बोस और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। इसकी स्थापना 1938 में हुई थी सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू इसके पहले अध्यक्ष थे। अब दूसरे पे आते हैं। दूसरा है केंद्र में 2 सदनात्मक विधानमंडल। केंद्र में 2 सदनात्मक विधानमंडल, ये 1919 अधिनियम के द्वारा लाया गया था। केंद्र में दो सदनात्मक विधानमंडल। पहला था विधान परिषद, दूसरा था विधानसभा। जैसे लोकसभा राज्यसभा होती है वर्तमान में, वैसे विधान परिषद और विधानसभा की 1919 में। और तीसरा था पूर्ण स्वाधीनता दिवस का आयोजन। इसका था पूर्ण स्वाधीनता दिवस का आयोजन। इसकी पृष्ठभूमि देखें तो पहला पूर्ण स्वतंत्रता दिवस जब मनाया गया था वो था 26 जनवरी 1929 को। लाहौर अधिवेशन के दौरान जवाहरलाल नेहरू ने यह घोषणा की थी, हम 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस का आयोजन करेंगे। लेकिन ये प्रस्ताव लाहौर अधिवेशन में
लाहौर अधिवेशन में पास किया गया था। इसलिए पूर्ण स्वाधीनता दिवस का आयोजन, पहला आयोजन था 26 जनवरी 1930 को। पहला पूर्ण स्वाधीनता दिवस का आयोजन 26 जनवरी 1930 को किया गया था लाहौर में नहीं, पूरे देश में ये मनाया गया था। जबकि पहला स्वतंत्रता दिवस का आयोजन करने की घोषणा 26 जनवरी 1929 में लाहौर के अधिवेशन में की थी। इसके लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। चौथा है अखिल भारतीय छुआछूत संघ की स्थापना। अखिल भारतीय छुआछूत संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने पूना पैक्ट हुआ था कन्फ्यूनल अवार्ड के बाद, इसकी स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। महात्मा गांधी, ये इसकी स्थापना हुई थी। छुआछूत विरोधी अखिल भारतीय छुआछूत संघ की स्थापना 30 सितंबर 1932 को। तो ये हो गया चौथा क्वेश्चन की पूरी व्याख्या। पहला कौन आएगा? 1919। केंद्र में 2 सदनात्मक विधानमंडल, 2। उसके बाद आएगा 1929 या 1930, तो पूर्ण स्वाधीनता दिवस का आयोजन। उसके बाद राष्ट्रीय योजना समिति 1938 1932, ये 4 और 1, ये 2341 जा रहा है। 2341 ये 2 में आ गया है, इसलिए ये दोनों सही होगा। इसका एक बदल दिया जाता है, 1 कर दें, इसको 4 कर देते हैं, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5वां क्वेश्चन। आज का 5वां क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम है। इलाहाबाद की संधि, वाडीवास का युद्ध, बांडीवास का युद्ध, बक्सर का युद्ध, सेंट थोम का युद्ध। इसको सही से सजाना है या सही क्रम से सजाना है। देखते हैं। पहला, इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि 2 संधि हुई थी। इलाहाबाद की संधि ये हुई थी 1765 ईस्वी में। पहली संधि हुई थी 12 अगस्त 1765 को। इसमें थे, एक तरफ क्लाइव था, दूसरी तरफ थे मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। इसमें जब बक्सर का युद्ध हुआ था, उसके बाद ये संधि हुई थी 1765 ईस्वी में 12 अगस्त, और दूसरी थी 16 अगस्त को। पहली संधि क्लाइव और शाह आलम के बीच हुई थी। इस संधि में यह निर्णय लिया गया कि शाह आलम बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को दे देगा, जो उस समय अंग्रेजों का गवर्नर क्लाइव था। और दूसरी संधि हुई थी 16 अगस्त को। दूसरी संधि हुई थी अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ हुई थी। इसमें यह निर्णय लिया गया था कि जो इलाहाबाद का अवध का क्षेत्र है, इलाहाबाद, इसका कुछ हिस्सा हम शुजाउद्दौला को शाह आलम द्वितीय को दे देंगे, जिससे जो भी आय होगी वो अंग्रेजों को मिलेगी। ये दूसरा है बांडीवास का युद्ध। ये हुआ था फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच। ये हुआ था 1760 ईस्वी में, अंग्रेज और फ्रांसीसी।
अंग्रेज और फ्रांसीसी। अंग्रेजों का जो सेनापति था सर आयरकूट था, सर आयरकूट था। जो फ्रांसीसी सेनापति था लाली और बुस्सी था, लाली बुस्सी था। इस युद्ध में अंग्रेज जीत गए थे, फ्रांसीसी हार गए थे। इसी युद्ध के दौरान फ्रांसीसियों ने जो साम्राज्य विस्तार का अपना उद्देश्य था हमेशा के लिए त्याग दिए। इन्होंने सिर्फ अब अपना व्यापार करने की तरफ ध्यान दिया। वार्निवास के युद्ध के बाद फ्रांसीसी एकदम शक्तिहीन हो गए थे। ये इन्होंने सिर्फ अपना व्यापार ही किया और किसी साम्राज्य विस्तार का दोबारा निर्णय नहीं लिया। बक्सर का युद्ध, तीसरा है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को। इसमें 3 लोग और अंग्रेज, एक तरफ तो अंग्रेज थे, दूसरी तरफ थे शाह आलम द्वितीय, दूसरी तरफ थे शाह आलम द्वितीय, दूसरा था शुजाउद्दौला, तीसरा था मीर कासिम। ये तीनों की संयुक्त सेना एक तरफ थी, दूसरी तरफ थी अंग्रेजों की सेना। अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था। दूसरी तरफ 3 त्रिगुट सेना थी, फिर भी अंग्रेजी सेना जीत गई। इसीलिए इसी युद्ध के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। तो ये था बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को। सेंट थोमे का युद्ध, 1748 ईस्वी में हुआ था। 1748 ईस्वी में हुआ था। एक तरफ फ्रांसीसी थे और दूसरी तरफ कर्नाटक के नवाब थे। एक तरफ फ्रांसीसी थे और दूसरी तरफ कर्नाटक का नवाब था। कर्नाटक का नवाब जरूर था, लेकिन इसकी सेना का नेतृत्व अनवरुद्दीन कर रहा था। इनके पास सिर्फ 1000 सैनिक थे, इनके पास 10,000 सैनिक थे। फिर भी फ्रांसीसी सेना विजयी रही। इसलिए देखते हैं, पहला हो जाएगा 1765, वार्निवास 1760, बक्सर 1764, सेंट थोमे का युद्ध 1748। पहले 4, फिर बक्सर का युद्ध 1764, फिर आ जाएगा 2 1760, फिर 64, 3, 1 42, 31। इसमें आता है डी, ऑप्शन सही है। अब देखते हैं छठा क्वेश्चन। व्याख्याओं पे ध्यान दीजिए और अधिकतर थोड़ा व्याख्याएं हर जगह से क्वेश्चन बनेगा जरूर। अब अगला क्वेश्चन नंबर 6। आज का छठा क्वेश्चन सही कथन है। इसको सही कथन देखना है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। दोनों सही है, केवल एक सही, केवल 2 सही, एक व 2 सही, दोनों गलत। आइए देखते हैं। गांधी पहली बार कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1901 में शामिल हुए। दूसरा है जवाहरलाल नेहरू पहली बार कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन में शामिल हुए। आइए की व्याख्या देखते हैं। पहली बार गांधी जी कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में शामिल हुए, ये एकदम सही है।
क्योंकि गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में रहते थे उसी दौरान 1901 ईस्वी में कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार शामिल हुए थे। यह कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे दिनसा इदुल्जी वाचा। गांधी जी पहली बार 1901 ईस्वी में कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हुए थे। ये कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। इस कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता दिनसा इदुल्जी वाचा ने किया था। ये एकदम सही है। और दूसरा देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू पहली बार कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन में शामिल हुए थे। ये भी सही है, क्योंकि पहली बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के इसी अधिवेशन में शामिल हुए थे। यह अधिवेशन बांकीपुर में हुआ था। उस समय जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के एक साधारण कार्यकर्ता के तौर पर इस अधिवेशन में शामिल हुए थे। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था रघुनाथ नरसिम्हा मधुलकर। इस कांग्रेस के अध्यक्ष थे रघुनाथ नरसिम्हा मधुलकर। जवाहरलाल नेहरू पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में एक साधारण कार्यकर्ता के हैसियत से बांकीपुर अधिवेशन में पहली बार शामिल हुए थे। इस कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता रघुनाथ नरसिम्हा मधुलकर जी ने किया था। इसलिए दोनों सही है। इसका उत्तर सी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का 7वां क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का वह शासक जिसके समय यह नारा बुलंद हुआ कि इस्लाम खतरे में है। दिल्ली सल्तनत का वह शासक जिसके समय में यह नारा बुलंद हुआ कि इस्लाम धर्म खतरे में है। 4 ऑप्शन हैं, नासिरुद्दीन महमूद, नासिरुद्दीन खुसरो शाह, अलाउद्दीन अहमद, खिलजी खां। इस क्वेश्चन का सही आंसर है नासिरुद्दीन खुसरो शाह। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। नासिरुद्दीन खुसरो शाह यह शासक कब बना? नासिरुद्दीन खुसरो शाह से पहले कुतुबुद्दीन मुबारक शाह शासक था, जो अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था। अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र खुसरो शाह था। अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी था। नासिरुद्दीन ने इसी कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र को मारकर गद्दी प्राप्त किया था, और तब ये नासिरुद्दीन खुसरो शाह शासक बना। यह एक हिंदू था। पहले ये हिंदू था, खुसरो शाह हिंदू था। खुसरो शाह पहले हिंदू था, उसके बाद धर्म परिवर्तन करके खुसरो शाह पहले हिंदू था या धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बना, इसलिए भारतीय मुसलमान हुआ। तो इसके बाद जब ये शासक बना तो इसने अपनी सत्ता को ग्रहण किया। ग्रहण करने के बाद, क्योंकि ये धर्म परिवर्तित मुसलमान था, कोई भी सैनिक या अमीर इसके पक्ष में नहीं थे, इसलिए इसने एक उपाधि धारण की, पैगंबर का सेनापति।
पैगंबर का सेनापति। इसने उपाधि धारण की, पैगंबर का सेनापति की उपाधि धारण की। और इसने अपनी तरफ अमीरों को मिलाने के लिए बहुत सारा धन बांटा। अमीरों को अपनी तरफ करने के लिए बहुत सारा धन बांटा। अमीरों को अपनी तरफ किया, उनको धन दिया, बड़े बड़े पद दिए, तब लगभग सभी अमीर इसकी तरफ हो गए। लेकिन इसका सारा किया धरा पे पानी गयासुद्दीन तुगलक ने फेर दिया, क्योंकि गयासुद्दीन ने नारा दिया कि यह मुस्लिम नहीं है, ये पहले हिंदू था, अपना धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम बना। इसलिए गयासुद्दीन ने नारा दिया कि इस्लाम खतरे में है। इस्लाम खतरे में है कि नारा किसने दिया था? इस्लाम खतरे में है, खतरे में है, ये नारा दिया था गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक, इसका पहले नाम गाजी मलिक था, गयासुद्दीन तुगलक से शासक बना। गाजी मलिक, गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक, इसी ने नारा दिया था कि इस्लाम धर्म खतरे में है। तो गाजी मलिक अपनी सेना के साथ नासिरुद्दीन खुसरो को एक युद्ध में हराकर दिल्ली का शासक बन जाता है, जो तुगलक वंश का पहला संस्थापक कहा जाता है। ये मोहम्मद बिन तुगलक का पिता था, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक के नाम से, गयासुद्दीन तुगलक के नाम से एक नया वंश चलाया। गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश का संस्थापक भी था। इसी ने नारा दिया था इस्लाम धर्म खतरे में है। तो इसलिए इसका उत्तर बी हो जाएगा। इससे क्वेश्चन कहाँ कहाँ बन जाता है? ये बनेगा कुतुबुद्दीन मुबारक शाह को किसने मारा? नासिरुद्दीन खुसरो ने। नासिरुद्दीन दिल्ली का पहला, पूरी दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जो हिंदू धर्म से परिवर्तित होकर मुस्लिम बना था, और भारतीय मुसलमान था जो दिल्ली सल्तनत में पहली बार शासक भी बना था। ये महत्वपूर्ण है, किस लिए? क्योंकि ये भारतीय मुसलमान पहला मुसलमान था जो दिल्ली सल्तनत का शासक बना था। और इस्लाम खतरे में है, किस, ये नारा किसका था? गयासुद्दीन तुगलक का था। किसके समय में दिया गया था? नासिरुद्दीन खुसरो के समय में। इसके अलावा यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8।